हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम ले आए हैं क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर था और काफ़ी मज़ेदार पेपर भी आया था। ठीक है बच्चे, देख लेते हैं फटाफट से इसके सॉल्यूशन। जो भी बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं वो अपने सॉल्यूशन को देख लीजिए, और जो भी इवनिंग शिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं यानी कल उनका पेपर है हिंदी का, तो वो बच्चे भी इस पेपर को देख ले काफी अच्छे से कि इस पेपर में किस तरीके से प्रश्न आए हैं। जैसा कि पहले प्रश्न पे चले जाएं तो ये प्रश्न पूरा का पूरा गद्यांश था, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ एक गद्यांश था। ठीक है, और ये गद्यांश के संबंधित कुछ प्रश्न थे। मैं इन प्रश्नों को करवाऊंगा आपको। जैसे पहला प्रश्न है कि दोराबजी एदलजी गीमी नियमों को लेकर क्या थे, तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। जो यहाँ पर लिखा है कि उस समय कहते हैं कि उस समय दरोजी एदल जी गिमी उनके हेडमास्टर थे, और वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वो नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करवाते और लेते तथा अच्छी तरह पढ़ाते थे। ठीक है, वो नियमों का पालन अच्छे से करवाते थे, तो नियमों को लेकर वो क्या थे, कठोर थे, कठोर नहीं थे, लापरवाह भी नहीं थे। वो एक कोमल हृदय के थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि दोराजी अदलजी गिमी ने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया था। तो आप इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कसरत यानी गेम्स वगैरह जो है, इसमें प्रार्थना सभा नहीं हो सकता, गणित शिक्षा नहीं हो सकती, चित्रकला नहीं हो सकता, खेल कूद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाने वाला है। अगले प्रश्न पे चले तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। कथन और कारण दे रखा है। कथन दे रखा है कि गांधी जी कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए। कथन है कि शर्मीले स्वभाव के कारण गांधी जी कसरत व खेलों के लिए जाने से बचते थे। तो ये भी आपका सही है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, इसमें आपको लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर लिखा है कि गांधी जी कभी भी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए थे, और ना जाने में उनका जो शर्मीला स्वभाव था वही एकमात्र कारण था। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें क्या है, सत्य हैं। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सही है। और जो कथन है, जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो गांधी जी गैर हाजिर पाए गए। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला उत्तर दे रखा है कि घड़ी ना होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी स्कूल नहीं पहुंच पाए। स्कूल में उस दिन हाजिरी नहीं ली गई थी, या मूसलाधार बारिश के कारण गांधी जी स्कूल नहीं पहुंच पाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, और सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। और आपको इसका प्रूफ मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था, पर उनके पास घड़ी नहीं थी, आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। वे बादलों से धोखा खा गए। जब कसरत के लिए पहुंचे तब सब जा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग जा चुके थे, गांधी जी वहां गए थे, पर उनके जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है एक सही है, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इसका, पिताजी गांधी जी की सेवा कब चाहते थे। ठीक है, स्कूल के बाद, स्कूल से पहले, स्कूल के दौरान, सोने से पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, स्कूल के बाद। क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इस पैराग्राफ में आखिरी में लिखा है कि बाद में गांधी जी के पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे गांधी जी की स्कूल के समय के बाद वे गांधी जी की उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी स्कूल के बाद कह रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, एक कविता है, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इसी जन्म में, इस जीवन में। ठीक है, ये पूरी कविता आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसके फटाफट से उत्तर दे देता हूँ। प्रश्न संख्या फर्स्ट कह रहा है, कभी इसी जन्म और इसी जीवन में क्या पाने का अभिलाषी है। कभी इसी जन्म और इसी जीवन में मान पाने का अभिलाषी है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि कभी किस स्थान पर फूल खिलने की बात कर रहा है। तो
वहां पर जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पर फूल खिलने की बात कवि कवि कह रहा है। कथन कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया है। कह रहा है कि विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, बात सही है। और कवि को स्वतंत्रता मिलने के बाद जन जन में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का पूरा विश्वास है, ये बात भी एकदम सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, और जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। घ की बात करते हैं। भारतीयों को उनका पूरा देश वापस मिलेगा, कविता की पंक्ति का आशय किस पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत कविता किस भाव से ओतप्रोत है। ये कविता जो है ये देश प्रेम से ओतप्रोत है, देश प्रेम इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। प्रश्न संख्या 3 में उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने थे, हम पांचों के दे देते हैं। प्रतिभावान में प्रत्यय जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी वान है। दूसरे की बात करें, असंख्य में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग अ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग की बात करें तो पहाड़ी शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बचता है, पहाड़ प्लस ई। और घ की बात करें तो कुमारगी शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कर दीजिए, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर होगा। ड की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम टू को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लड़कपन में पन है तो ये फर्स्ट से मैच होगा, भुलक्कड़ में कड़ है तो कड़ ये थर्ड से मैच होगा, और मनुष्यता में ता है तो ता से मैच होगा। फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा, तो फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही है। और सेकंड का थर्ड होगा तो सेकंड का थर्ड यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने थे। कह रहा है गुण दोष समस्त पद का समस्त विग्रह क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुण और दोष। शताब्दी समस्त पद में समास क्या होगा, तो यहाँ पर समास जो है वो द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ग की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषणों से क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घ की बात करें तो निम्नलिखित समासों में कर्मधारय समासों के क्या उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीलकंठ और चंद्रमुखी, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। डा की बात करें तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करने के लिए कह रहा है। तिपैया है, संख्या वाला है तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। चक्रपाणी, चक्रप्राणी जो है ये आपका जो फर्स्ट था आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। और सेकंड वाला जो है वो आपका सेकंड के साथ ही मैच होगा। और फर्स्ट वाला जो है वो आपका थर्ड वाला जो है फर्स्ट के साथ मैच होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें। कह रहा है वाक्य का प्रकार बताइए, क्या तुम सोने से पहले ब्रश करते हो, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरे प्रश्न की बात करें तो वाक्य का प्रकार बताइए, बारिश रुकती तो मैं घर जाता, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीले कपड़े धूप में सुखा दो, इस वाक्य को निषेधवाचक बनाना है, यानी नॉट लगाना है। धूप होती तो गीले कपड़े सुखाता, गलत है। गीले कपड़े धूप में सुखाने चाहिए, ये भी गलत है। क्या गीले कपड़े धूप में सुखा दिए, ये भी गलत है। गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, निषेधवाचक वाक्य बन गया। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो जिन वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध होता है तो अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है, वो एक इच्छावाचक वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण दीजिए, तो शायद आज पुस्तकालय बंद है, यही आपका संदेह हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने थे। यहाँ पर क की बात कर रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार को पहचानिए। कह रहा है मेरी काल कोठरी काली। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ख की बात करें तो दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग की बात करें तो या मुरली मुरलीधर की अधरन धरूंगी।
ठीक है, तो इसमें भी उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें, घ निम्न में से कौन सा उपमा अलंकार का उदाहरण है? तो ये कह रहा है कि चमक गई चपला चम चम चम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डा की बात करें तो किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई दे या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ था और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। कह रहा था कि गद्यांश के अनुसार बचपन की स्मृतियों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग की बात करें तो लेखिका एक लड़की के रूप में अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद जन्मी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखिका के जन्म लेने पर उन्हें बहुत सारा मान सम्मान मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। घ की बात करें तो लेखिका के घर में किस भाषा का कम प्रचलन था? तो वहां पर हिंदी भाषा का बहुत ही कम प्रचलन था। ठीक है। ड की बात करें तो लेखिका की माताजी पढ़ने पढ़ाने के अलावा पूजा पाठ भी किया करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो यहाँ पर क्षितिज के आधार पर ये प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किसका भय बना रहता था? चोर और लुटेरों का भय बना रहता था। ऑप्शन नंबर सी। ख की बात करें तो सलीम अली ने किस स्थान को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुरोध किया? ऑप्शन नंबर सी, केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो ये पूरी की पूरी एक कविता है और कविता के आधार पर कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश संबोधित है किसको? ये अंग्रेजी शासकों को संबोधित है। अंग्रेजी शासक जो है उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ख की बात करें तो कवि के लिए हथकड़ियां गहने के समान है क्योंकि ये देश प्रेम का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कवि ने कोलू के चरक चू की तुलना जीवन के तान से की है। ठीक है, यानी जीवन में जो समस्याएं चलती रहती है उससे की है। घ की बात करें तो कवि कैद में मिलने वाले अत्याचारों को सहकर क्या खत्म करना चाहता है? कवि जो है वो ब्रिटिश सरकार की अकड़ को खत्म करना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि किस भूमिका में है? कवि एक कैदी की भूमिका में है, तो कैदी की बात हो रही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। क्षितिज के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि कवि के अनुसार ऊंचे कुल का व्यक्ति भी निंदा योग्य है यदि वे अच्छे कर्म ना करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ की बात करें, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के केंद्र में डैश की समस्या से पीड़ित बच्चे हैं। किस से समस्या से पीड़ित हैं? बाल श्रम से पीड़ित बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 11 आ गया है। प्रश्न संख्या 11 को आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 12 आ गया आपके। ये कुछ प्रश्न दिए हुए आपकी किताब से हैं ये सारे प्रश्न। 13वें प्रश्न को भी आपके किताब से ही उठाया गया है और 14वां प्रश्न भी आपकी किताब से ही लिया गया। 15वें पे आपको एक निबंध लिखना था। आप निबंध या एक पत्र लिख सकते थे, पत्र लिखना है आपको ये। और प्रश्न 16वें पे एक लघु कथा लिखनी थी। प्रश्न 17वां जो है वो संवाद लिखना था आपको। और इस तरीके से आपका पूरा पेपर जो है खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।